जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन नेवी एसएसआर और इंडियन नेवी एमआर के जनरल अवेयरनेस के एक नए क्लास में। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन नेवी के एग्जाम में चाहे वो एसएसआर की बात हो या फिर एमआर की बात हो, इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम इस 25 क्वेश्चन को कवर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों इंडियन नेवी एमआर में 50% पार्ट कवर करता है और इंडियन नेवी एसएसआर में एक पार्ट इसका होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका ये डाउट है कि ये क्लास एसएसआर के लिए है या फिर एमआर के लिए है, जैसा कि आपको ये डाउट होगा कि एसएसआर और एमआर दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा, तो दोस्तों आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी एसएसआर में जनरल अवेयरनेस और इंडियन नेवी एमआर में जनरल अवेयरनेस के सिलेबस सेम है। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये क्लास एसएसआर के लिए है या फिर एमआर के लिए है, क्योंकि इस क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और एसएसआर और एमआर दोनों के जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सेम है। तो चलिए दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है और दोस्तों आप अपना स्कोर काउंट करते चलिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने स्कोर आए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये ताप्ती नदी पर स्थित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दामोदर नदी पर दामोदर परियोजना स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन ऐड करते चलूंगा, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दामोदर नदी पर दामोदर परियोजना और कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। बाकी दोस्तों जो कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी टाइप किया हुआ है, तो वो अपना इंग्लिश में समझ सकते हैं। उसके बाद आंसर भी हमने इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में फेमस जो है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उराली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि उराली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, अर्थात केरल में उराली जनजाति पाई जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेघालय में एक फेमस जनजाति है जिसका नाम है खासी। तो दोस्तों खासी जनजाति भी इंपॉर्टेंट है जो कि मेघालय में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर बताएंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1993 ईस्वी प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैफिक किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, अर्थात क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल में कौन सा फेमस ट्रॉफी है। तो दोस्तों फुटबॉल में आपको पता होगा कि डूरंड जो है वो फेमस है फुटबॉल में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित शब्द CAD का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो CAD का फुल फॉर्म क्या होगा उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर में CED का मतलब कंप्यूटर एडेड डिस्क, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर बताएंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ये 1769 ईस्वी में हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो संधि हुई थी मंगलोर की वो कब हुई थी, वो 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित है, तो यहाँ से इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1769 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद 1784 में मंगलोर का संधि हुआ, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों 1 अगस्त 1920 को आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों खार्तूम नगर जो है वो सूडान में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, तो इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आयर झील किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे आयर झील किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों आयर झील जो संबंधित है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यहाँ पर मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर बताएंगे कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डाग, सोम, पीसो, पाउंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसो, अर्थात पीसो जो है वो फिलीपींस की मुद्रा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि सोम जो है वो किस देश की मुद्रा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि फिलीपींस की मुद्रा पीसो है, तो सोम जो है वो किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों सोम जो है वो किर्गिस्तान की मुद्रा है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किर्गिस्तान की मुद्रा जो है वो सोम है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों राजस्थान में कौन सा झील स्थित है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आपको पता होगा कि जो फेमस झील है सांभर झील वो राजस्थान में स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। बाकी दोस्तों दुग्ध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हमारे पॉलिटी होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारे राइट से दिए हुए हैं आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया हुआ है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताएंगे आर्टिकल 32 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आर्टिकल 32 को यहाँ पर संविधान की आत्मा कहा गया था। हमने इंडियन एयरफोर्स का एक क्वेश्चन कराया था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 32 में क्या है आप हमें पहले यह बताएंगे कि आर्टिकल 32 में कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 32 में संवैधानिक औपचारों का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है। आप तो कहेंगे कि संविधान की आत्मा जो है वो तो प्रस्तावना को कहा गया है, किंतु यहाँ पर आर्टिकल 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा है। यहाँ पर आर्टिकल 32 संवैधानिक औपचारों का अधिकार देता है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था। ये इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहां पर बना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहां पर बना है। तो देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में बना है, और उत्तर प्रदेश में ये गोंडा जिले में बना है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में इसरो अध्यक्ष ने कहां पर नई अंतरिक्ष यान सुविधा का उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक में अभी हाल में ही एक नए अंतरिक्ष यान के निर्माण का काम चल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 483 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का जन्म 483 BC में हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था। इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रतिहार शासक ने
वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, जो अभी भोपाल है उसे किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने बनाया था। जो भोपाल शहर है उसे मिहिर भोज ने बनाया था। और दोस्तों यहाँ पर इसका पुराना जो नाम कभी कभी पूछ लेता है कि भोपाल का जो है वो पुराना नाम क्या था, तो भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था और इसे बनाया था मिहिर भोज ने, तो इन्हीं के नाम से भोजपाल रखा गया था, अर्थात अभी तो यहाँ पर भोपाल हो गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? इसका राइट आंसर बताएंगे कि दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं सदी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप हमें यह बताएंगे कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं सदी। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप हमें बताएंगे कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि त्रिपुरा में कुल कितने संसदीय सीट है? इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा में कुल कितने संसदीय सीट है? तो दोस्तों त्रिपुरा में केवल एक संसदीय सीट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर बताएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन मंत्रालय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जलोढ़ मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी मानी जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा 25 सेट। बाकी दोस्तों हम क्लास को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपके कितने स्कोर आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। डेली आपको क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएगी और दोस्तों आने वाले समय में धीरे धीरे क्लास इंप्रूव होगा।